तो न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे हज 2022 के हवाले से खबर की। जी हां, मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई हज हाउस से हज 2022 का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस ज़िम्न में ऐप भी लॉन्च कर दी है। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आज़मीन हज के लिए ये एक खुशी का मौका है। आज से ही हज 2022 के लिए वो ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। मुल्क भर में इस बार 10 एम्बार्केशन पॉइंट होंगे। हज 2022 कुछ नए रिफॉर्म्स के साथ है, कुछ नई फैसिलिटीज़ के साथ है और 2 साल जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज नहीं हो पाया। पूरी दुनिया उससे दो चार थी। आप लोगों की दुआओं की वजह से, हिंदुस्तान में जो एक बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उसकी वजह से आज हमें वो पूरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह इस बार हज 2022 होगा और हिंदुस्तान से भी लोग बड़ी तादाद में जाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हज 2022 के अनाउंसमेंट के साथ ही आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे और जैसा कि अभी आपने एप्लीकेशंस देखी, ये बात सही है कि हम लोग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इससे पहले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज पिलग्रिम्स हैं वो जाएंगे और वो 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ ही जो है वो कई स्टेट्स को जोड़ा गया है। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स उसमें अलग अलग जगहों से जाएंगे। हमने कई इस दौरान जो है वो हज की बेहतरी के लिए कई रिफॉर्म भी किए हैं, कई इंपॉर्टेंट जो हैं वो डिसीजंस भी लिए हैं। जैसे मैं तो बचपने से सुनता था कि साहब ये हज जो है वो सब्सिडी वो हज सब्सिडी का मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने स्टडी की, मैंने कई लोगों से पूछा कि साहब ये हज सब्सिडी जो है वो जो बड़ी हम लोग लानत मनावत होती है, गालियाँ खाते हैं कि इनको क्यों आप सब्सिडी दे रहे हो, तो पता लगा कि सब्सिडी तो आप किसी को नहीं मिलती थी, वो तो एयर इंडिया का घाटा पूरा करने के लिए होती थी। हमने फ़ौरन हज सब्सिडी ख़त्म की और हज सब्सिडी ख़त्म करने के बाद भी हज महंगा नहीं होने दिया गया। उसके अलावा जो है वो वीमेन विदाउट महरम वो भी हम ही ने कानून अपने से बना रखे थे। दुनिया के और मिल्क और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसा कोई बंदिश नहीं थी, उस बंदिश को भी ख़त्म किया गया। और हमने कोशिश की कि हज का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल हो, ट्रांसपेरेंट हो और थोड़ा इजी हो सके। ये जो बहुत से उसमें जो है कंप्लाइंसेस होते थे, छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती थी लोगों को। गांव से भरने वाले को नहीं समझ में आता था कि क्या भरूं क्या नहीं भरूं। इसलिए इस बार हमने जो है वो हर जितने भी वक्फ सेंटर्स हैं उसमें हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स खुलवा दिए हैं। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ड्रग्स माफियाओं की पुश्तपनाही करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया है। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई ऐसे नाम गिनाए जो ड्रग्स माफिया की पुश्तपनाही को लेकर सामने आए। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा कि उधर देवेंद्र फडणवीस ने भी रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड के साथ नवाब मलिक के ताल्लुकात हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफ़र वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र वो तय करता था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड
ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड, हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने महाराष्ट्र में जारी सियासी हंगामा आरआई को अफसोसनाक करार दिया है। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शरद पवार जैसे बड़े लीडर के नाम को बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से आरोप करना, एक दूसरे जो अपने राजनीतिक विरोधक है उनको झूठे मुकदमे में फंसाना, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करना, महाराष्ट्र में ये कभी इससे पहले नहीं हुआ था। ये महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा नहीं है। अब पवार साहब को भी उसमें घिसट लिया, पवार साहब के ऊपर भी आरोप करने लगे लोग। शर्म आनी चाहिए ये बीजेपी के लोगों को कि अपने राजनीतिक हिसाब किताब करने के लिए वो शरद पवार जैसे महाराष्ट्र के और देश के बड़े नेता के ऊपर भी इस प्रकार से झूठे इल्ज़ाम और खिचड़ उठा रहे हैं। क्या दाऊद का नाम लेते हैं, उसका नाम लेते हैं। देखो, राजनीति की बात करें तो हमाम में सब नंगे होते हैं। और जैसे कि नवाब मलिक साहब ने जो एक नया कोई सामने लाया है, कागज़ या वीडियो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा हमारे सामने वाले लोगों को कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका कर। यूपी में असेंबली इंतखाबात 2022 को लेकर तमाम तर पार्टियों की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इसी जिम्न में कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने खवातीन के लिए मंशूर जारी किया है, जिसमें तमाम तर वादे किए गए हैं। अगर आपको बताएं तो खवातीन को बस में मुफ्त सफर की बात कही गई है, साथ ही साथ तलबात को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया गया है। आपको बताएं कि हर घर के लिए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने की बात कही गई है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में खवातीन को 40% सीट देने का वादा भी किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मवाजना जिन्ना से करना तज़हीक आमेज फ़ाल है। योगी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को मुत्तहिद किया है। पीएम मोदी की सरबराही में इसी मकसद के हुसूल के लिए सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। 2017 के बाद पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। वहां निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं, रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। शासन की हर सुविधा से प्रदेश के अंदर हर नागरिक को जोड़ने का प्रयास हो रहा है।
ये काम 2017 के पहले भी प्रदेश में किए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने कोरोना वायरस के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत की देसी वैक्सीन भारत बायोटेक की जानिब से तैयार की गई कोवैक्सीन भी शामिल है, जिसको हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने तैयार किया है। हुकूमत ने सयाहों की वैक्सीनेशन की हैसियत में वैक्सीन को तस्लीम किया है, यानी अब हिंदुस्तानी मुसाफिर बगैर किसी पाबंदी के ऑस्ट्रेलिया का सफर कर सकेंगे। ये जानकारी हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया के सफीर ने दी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने इस वैक्सीन को एक ऐसे वक्त में तस्लीम किया है जब उसे भी एक आलमी इदारे सेहत से मंजूरी नहीं मिली है। मुल्क में कोरोना के 12,514 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 251 अफराद की मौत हुई है। वहीं अगर बात करें तो सेहतयाबी की शरह में तकरीबन 12,000 से ज़ायद अफराद ने आज कोरोना को मात दी है। 12,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जबकि एक दिन में मुल्क में आज 248 दिनों के बाद सबसे कम 1,58,817 एक्टिव मामले बाकी हैं। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी तरफ टीकाकारी मुहिम के तहत 106 करोड़ लोग वैक्सीन ले चुके हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप की कद्र और उर्दू ज़बान से मोहब्बत, इन तीनों पैगामात को आम करने के लिए बंगलुरु में एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी इकरा ट्यूटोरियल्स ने एक साथ सीरत नबवी का जलसा, यौम उर्दू और यौम विलादत मनाया। मारूफ आलिम दीन PM मोहम्मद मुजम्मिल ने अपने खिताब में कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लेकिन उर्दू की तालीम और तरबियत से महरूम ना रखें। वालिदैन के हुकूक पर गुफ्तगू करते हुए सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि वालिदैन बुढ़ापे में बेटों के बजाय बेटियों के घर में रहने पर मजबूर हैं, जबकि माँ बाप की खिदमत बेटे की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि घरों में बूढ़े वालिदैन की देखरेख ना होने के सबब समाज में ओल्ड एज होम कायम हो रहे हैं। अपने घर के रिश्ते भी अगर पुकारो तो उर्दू में पुकारो। खाला को खाला बोलो, आंटी, मामू को मामू पुकारो, मामा पुकारो, अंकल, अब्बा पुकारो। तुम्हें डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, अंग्रेजी के माहिर बनो,
हमारे जो हाजी साहब बैठे हैं कन्नड़ कितनी अच्छी बात करते हैं, नाज है। वो भी देख तुम्हें वो जहाँ तक हो सके हमारा मकसद यही है कि उर्दू को तरक्की देना। उर्दू रखने का मकसद, यौम उर्दू रखने का मकसद यही है कि उर्दू की तरक्की हो और जहाँ तक हो सके हर घर में उर्दू अखबार पढ़ने वाले हो और उर्दू ख़रीद कर पढ़ना, मांग कर नहीं पढ़ना। ये अखबार 10 जने 20 जने 25 जने पढ़ती, तो ऐसा नहीं होना। उर्दू अपने पैसे देखो ख़रीद को पढ़ना अखबार। तो ये हमारा मकसद से हमें यौम उर्दू मनाती, ताकि हर बच्चा जो है उर्दू से जो है वाक़फ़ियत होना उसे, और उर्दू की तरक्की होना। और क्या है बोलो तो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे भी ये हमद व नात के प्रोग्राम रखे तो उन्होंने भी ख्वाहिश करके पढ़ती कि हमें भी जो है जज्बा पैदा होना उनमें भी, हमें भी जो है नात पढ़ना। उन्हें ज़्यादा सुकून मिल जाता है। असल में ये चाहिए कि बेटा उस जिम्मेदारी को निभाए, और मज़हब इस्लाम में बेटियों पर वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है, वालिदैन की पूरी जिम्मेदारी बेटों पर है। लिहाजा मुसलमान बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन की पूरी तरह जिम्मेदारी निभाएं, किसी भी वक्त आखिरी दम तक अपने वालिदैन को उफ तक ना करें। ये इस्लाम, ये अल्लाह ताला हुक्म करता है हर। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि वो ईडी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरा ताउन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तमाम जो खबरें उनके खिलाफ चल रही थी कि वो ईडी के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, उन सभी खबरों को अनिल देशमुख ने खारिज किया है। बीच में केंद्रीय एजेंसी ईडी के मुझे जो समन्स आए थे उसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में या प्रसार माध्यम में गलत न्यूज़ आई थी कि मैं ईडी को कोऑपरेट नहीं कर रहा, सहकार्य नहीं कर रहा। ईडी का जब भी समन्स आया मैंने उनको लिखित रूप से बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, उसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। हाईकोर्ट का केस का नतीजा आने के बाद मैं खुद ईडी के ऑफिस में आऊंगा। इस प्रकार का मैंने उनको हर एक समन्स के बाद में खत लिखा। उसके बाद भी उनके समन्स आते रहे। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में आज से गुज़िश्ता 19 महीने से सभी स्कूल बंद थे कोरोना की वजह से, लेकिन आज पहली और 8वीं जमात तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल खोलने के बाद भी जो ऑनलाइन तालीम है वो जारी रहेगी। इसी दौरान उनको कोई भी स्कूल वालिदैन पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं डालेगा। ऐसे में वालिदैन अपने बच्चों को अपनी मर्जी से स्कूल भेजेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल की जानिब से भेजे गए गूगल फॉर्म पर रजामंदी का लेटर स्कूल में जमा करना होगा। दर हकीकत गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 1 नवंबर से तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को खोलने का हुक्म जारी किया गया था। साथ ही DDMA की तरफ से दिए गए हुक्म में कहा गया है कि स्कूलों को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि क्लास में हाजिरी 50% से ज्यादा ना हो। इस वक्त हम दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हैं और यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है MCD का। वहाँ पर हालांकि अभी स्कूल नहीं खुला है लेकिन बच्चे आ रहे हैं, लेकिन टीचर भी एक्साइटेड हैं। आप देखेंगे तमाम टीचर्स आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर पहले ये मीटिंग हो रही थी कि किस तरीके से स्कूल को खोला जाए, वालिदैन को बताया जाए, माता पिता को बताया जाए क्या क्या एहतियात बरतनी है, किस तरीके से स्कूल आना है। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। मैम, क्या क्या एहतियात बरतनी होंगी, क्या क्या करना होगा, अभी क्या दिक्कत है अभी स्कूल खुलने में? अभी स्कूल खुलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को समझाना है कि किस तरीके से स्कूल भेजना है। ये जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं फर्स्ट जनरेशन आती है, तो इसलिए पेरेंट्स और बच्चे इतने अवेयर नहीं हैं, क्योंकि अब जो इस तरीके के हालात हो गए हैं, बहुत कम रेयरली मास्क है, रेयरली सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं हमें, लेकिन फिर भी डर है क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। सही पोजीशन तो फेस्टिवल्स के बाद नज़र आएगी कि क्या हालात आगे होते हैं। अभी जो सर्कुलर आया है उसमें क्या कहा गया है, किस तरीके से बच्चों को आना है, क्या करना है?
हाँ, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये कहा गया है हम लोगों से कि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच आपको एक मेगा पीटीएम करनी है, पेरेंट्स को बुलाना है, पेरेंट्स को ये समझाना है कि हमें क्या क्या एहतियात करनी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस 2022 असेंबली इंतखाबात में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने मजीद कहा कि वो छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के साथ इत्तेहाद तय है, बस सीट शेयरिंग पर बात होनी बाकी है। चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को इलेक्शन में साथ लेने के इम्कान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इससे कोई मसला नहीं है, उन्हें और पार्टी के लोगों को मुनासिब एहतराम दिया जाएगा। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।